बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं कोशिश करूंगा कि जितने कम वक्त में जो बातें उठाई गई हैं उनका जवाब भी दे सकूं। जो महकमे की कारकर्दगी थी साल में उस पर बात कर सकूं। कुछ मेंबर्स ने इश्यूज़ रेज़ किए थे या कुछ बातें की थी उसका जवाब दे सकूं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो मेरा फोकस होगा वो इन चंद चीज़ों पे होगा जो तकरीबन अपोजिशन के हर मेंबर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में काम नहीं करवाती। दूसरी बात, अक्सर मेंबर्स ने कहा कि हमारे हलकों में काम नहीं होता। तीसरी बात, अक्सर मेंबर्स ने ये कहा कि कराची शहर के लिए इस बजट में किसी ने 8 अरब का, किसी ने 10 अरब का, किसी ने 12 अरब का के रखा गया है और बड़ी ज़्यादती की गई है। क्योंकि बल्दियात का महकमा है, हर आम आदमी के इश्यूज़ इससे वाबस्ता हैं और यकीनन अपोजिशन के अक्सर मेंबर्स ने मुझे तनकीद का निशाना भी बनाया। वो उनका हक़ है, मैं कभी इस बात का बुरा नहीं मानता और मैं कोशिश करता हूँ कि उसका जवाब जो मुनासिब अल्फाज में मुनासिब तरीके से दिया जा सके वो दूँ। मैं अभी सर यही बैठा था तो हमारे एक पार्टी के बहुत सीनियर ओहदेदार हैं, कराची से उनका ताल्लुक़ है, मिर्ज़ा मकबूल साहब, शायरी भी करते हैं। वो अक्सर अशार लिखते हैं और वो मोबाइल पर भेज देते हैं। उन्होंने अभी भी एक शेर मुझे भेजा तो मैंने कहा कि शायद मैं उसी से बात शुरू करूं। वो कहते हैं कि इनकी महफिल में ज़रा देर को क्या ठहरा था, इनकी महफिल में ज़रा देर को क्या ठहरा था, इसकी आंखों का फ़कत मुझ पे लगा पहरा था। तो सबका पहरा हम पे ही था। ठीक है जी, लगा रहे, कोशिश करते हैं कि उस पहरे के अंदर रह के जो जवाब आपको दे सकूँ वह दूँ। सर, हमारे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने साल 2024-25 में हमारे पास 74.376 बिलियन की एलोकेशन थी और 1138 हमारी स्कीम्स थी। इनमें 424 स्कीमें लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने मुकम्मल की हैं और ये भी तारीख़ में पहली मरतबा हुआ कि इतना बड़ा नंबर स्कीम्स का हमने मुकम्मल किया है। जबकि जब साल के शुरू में और या मिड ईयर में या आखिर में जब कमिटमेंट्स ली जाती हैं डिपार्टमेंट से कि कितनी स्कीमें आप कंप्लीट करेंगे, तो हमारे डिपार्टमेंट की जो कमिटमेंट थी वो 296 स्कीम्स थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, चीफ मिनिस्टर साहब काफ़ी इस पर प्रेस करते हैं कि स्कीम जो 2-3 साल से चल रही हैं उसको मुकम्मल करें और जो रिलीज़ होती हैं उसको मैनेज करते हैं, डाइवर्ट करते हैं मुख्तलिफ स्कीमों की तरफ जो मुकम्मल होने वाली होती हैं। तो सीएम साहब की गाइडेंस में हमने कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है कि 424 स्कीम हमने मुकम्मल कर ली, जिसमें मुख्तलिफ इदारे जो हमारे हैं जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया था। तो इसमें हमारे पास फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें जो 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एक चौथा भी था जो ख़त्म हो गया है, तकरीबन वाइंड अप हो रहा है, KNIP। उसमें काफ़ी स्कीम्स हमने कराची शहर में की थी। इसमें हमारा एक है KWSSIP, उसका फ़ेज़ 1 था, वो $105 मिलियन का था, जिसमें जो चल रहा है, बल्कि शायद वो मुकम्मल हो रहा है और उसका फ़ेज़ 2 अब शुरू होगा। उसमें वर्ल्ड बैंक का जो शेयर है वो 42 मिलियन है, AIIB का जो शेयर है वो 42 बिलियन है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो शेयर है वो तकरीबन $21 बिलियन है। तो 20% हमारा है, 40-40 उनकी तरफ से है। इसी तरह जो KWSIP का फ़ेज़ 2 है वो $600 मिलियन का है, जो तकरीबन 171 अरब रुपए बनते हैं। और हमारे दोस्त एक मौजूद मेंबर ने ये कहा कि जो ऑगमेंटेशन है K4 की उसका कहीं तस्करा नहीं है। तो ये KWSSIP का जो फ़ेज़ 2 है जिसके 171 बिलियन रुपीज़ रखे गए हैं, इसमें जो ऑगमेंटेशन है K4 की वो इसके अंदर शामिल है। और इसमें भी शेयरिंग फार्मूला वही है, 40-40 और 20% सिंध गवर्नमेंट का है। क्लिक का जो हमारा मंसूबा है वो $210 मिलियन था और तकरीबन रुपीज़ में चूँकि वो रेट चेंज होता रहता है तो 62 बिलियन तकरीबन बनता है। उसमें हमने काफ़ी स्कीमें की हैं। एक हमारा स्वीप का मंसूबा है जिसमें हम जो हमारी गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशंस हैं, GTS हैं, उसको कर रहे हैं और लैंडफिल साइट जो है उसको ठीक कर रहे हैं। उसकी मैं तफसील थोड़ी बता देता हूँ कि
हमारे पास कराची में 5 GTS होने थे, एक पे कुछ थोड़ा सा इशू है ज़मीन का, वो हम अभी शुरू नहीं कर सके हैं, लेकिन जाम चाकरों पे जो लैंडफिल साइट है उस पर काम शुरू हो गया है और वो 22% उस पर काम हुआ है। जो होना चाहिए था इस वक्त तक 36%, लेकिन 22% हुआ है और इसकी जो लागत टोटल है वो 13.48 बिलियन है। शराफी गोड का जो GTS है उसकी जो लागत है वो 2.83 बिलियन है, 35% उस पर काम हो चुका है। डिंगा मोड़ की जो GTS है उस पर 10% काम हुआ है, थोड़ा सा वो स्लो है, लेकिन उसकी लागत भी 2.25 बिलियन है। GTS इम्तियाज़ 35.9% उस पर काम हुआ है, 2.8 बिलियन उसकी जो है लागत है। और GTS गटर बागीचा 18% उस पर भी काम हो गया है और उसकी लागत 3.29 बिलियन है। और ये लेकिन ये बता दूं मैं कि ये तमाम जो GTS हैं और लैंडफिल साइट है इंशाल्लाह ताला ये 2025-26 में हम इसको मुकम्मल कर लेंगे, तो ये स्कीम हमारी ख़त्म हो जाएंगी इसमें। इसके साथ साथ कराची में जो कहा गया कि हम काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं जिस तरह मैंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा फोकस इस पर कराची पे करूं। तो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए जो टोटल एलोकेशन है वो 131.9 अरब रुपए है, 131.9 बिलियन रुपीस। इसका ब्रेकअप मैं आपको दे देता हूं। इसमें जो FPA है वो 45.5 बिलियन है और जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इसके अंदर डेवलपमेंट का है वो 78 बिलियन है। नहीं, 78 प्लस 8.2 कर लीजिए, वो जो मेगा प्रोजेक्ट हमारा है उसके लिए अलग एलोकेशन रहती है, तो वो इसके अंदर शामिल कर लें आप, तो 86 पॉइंट कुछ बन जाता है। अब सर ये सुनने की बात है कि ये टोटल एलोकेशंस 131.9 बिलियन में सिर्फ 27 अरब रुपए की स्कीमें हैं जो कराची से बाहर की। तो इन 131 या तकरीबन 132 अरब रुपए में से 104.5 अरब रुपए सिर्फ और सिर्फ कराची के लिए। मैं सिर्फ लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बता रहा हूं आपको, बाकी डिपार्टमेंट अलग है, हेल्थ अलग होगा, एजुकेशन अलग होगा, बाकी डिपार्टमेंट अलग होंगे। सिर्फ बल्दियाती महकमा बल्दियात की जानिब से 104 अरब रुपए रखे गए। और इस साल भी CM साहब ने जो हमें जो पॉलिसी उन्होंने रखी, जो कुछ लोग कह रहे थे स्कीम्स में ताख़ीर होती है, तो जो हमें एलोकेशन इस साल दी गई है उसमें 80% एलोकेशन जो है वो ऑनगोइंग स्कीम्स के लिए है। ऑनगोइंग जो हमारी स्कीम्स हैं उसके लिए 80% रखी गई है। तो कराची सिंध का वो वाहिद शहर है जहां कराची मेगा प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट होता है और इस प्रोजेक्ट की खासियत ये होती है, जो CM साहब ने आज से कुछ बरस पहले, तकरीबन 5-6-7 बरस पहले शुरू किया था, इसकी खासियत ये होती है कि इसमें जो स्कीम्स रखी जाती हैं उसके लिए 100% एलोकेशन होती है। 100% पैसे जो है उसी साल में रखे जाते हैं और कोशिश होती है कि स्कीम एक साल के अंदर मुकम्मल हो जाए। कुछ स्कीमों में ज़ाहिर है कहीं इश्यूज आ जाते हैं, कोई मसाइल आ जाते हैं, तो वो हो सकता है कि वो आगे चली जाती हैं, लेकिन हुकूमत की नीयत ये होती है, पैसे अवेलेबल होते हैं कि आप एक साल के अंदर अंदर ये मंसूबे पूरे करें, और वो सिर्फ और सिर्फ जो हैं कराची के लिए रखे जाते हैं। अब मैं सिर्फ ये आपको बता दूं कि जब से ये मेगा प्रोजेक्ट्स का मंसूबा शुरू हुआ है, अच्छा ये जो हमारी प्रोविंशियल ADP के अंदर कराची रिलेटेड स्कीम्स होती हैं आम, उससे हटके हैं। वो स्कीम्स अपनी हैं, अपनी जगह मौजूद हैं, उसकी लागत बेतहाशा है, उसके लिए एलोकेशन अपनी जगह मौजूद है, वो अलग है। लेकिन सिर्फ ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स के नाम पर मंसूबे किए गए हैं पिछले कुछ बरसों में, स्कीम जो हुई हैं वो 52 स्कीम्स हैं और इनकी लागत जो है वो 52 अरब रुपए से जायद की है। अब ये मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी नाम भी सारे पढ़ लूँ ताकि लोगों को याद भी आ जाए कि कौन कौन से काम थे जो हमने कर लिए हैं। कुरंगी कॉजवे, इस पर चल रहा है काम, उस पर मुल्ला फाजिल ऑडिटोरियम बना रहे हैं चाकीवाड़ा में, अल्लामा रशीद तुराबी रोड बना रहे हैं नासिर बुरई होटल से मुबारक विलेज तक, नहर ख़याम पे काम हो रहा है, सचल गोट में एक सड़क है उसकी रिहेबिलिटेशन है, उसमें स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं, पेवर्स लग रहे हैं, पूरा मुकम्मल एक प्रोजेक्ट है वो। बख्तियारी यूथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे काम हो रहा है। सीवरेज सिस्टम जो नालों की रिहेबिलिटेशन थी मंजूर कॉलोनी की, वो हो रही हैं।
शेरशाह चौक से लेके मिर्ज़ा आदम खान रोड तक एक सड़क थी वो बना रहे हैं। चाकीवाड़ा रोड, महराब खान ईसा रोड, टेमरी रोड वो इसमें बनाई गई। शीदी गोट में रजाकाबाद से लेके एक रोड बनाई गई। रफ़ीकी शहीद रोड काला पुल से शाहरा फैसल तक बनाई गई। शहर की जो मेजर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं वो इसमें बनाई गई हैं। उसका फेज़ 1 पहले हुआ था, फेज़ 2 भी हुआ। कैफ़े प्याला से रोड बनाई गई राशिद नास रोड तक। रईस अहमद जाफरी रोड इसमें बनाई गई। साइट के मुख्तलिफ रोड इसमें बनाए गए। शाहरा नूरजहां इसमें बनाई गई। जौहर चौरंगी पे फ्लाईओवर और अंडरपास इसमें बना है। सिविल हॉस्पिटल के इर्द गिर्द तमाम जो सड़कें थीं वो इस मेगा में बनाई गई। अल्लामा इकबाल पार्क फेडरल बी एरिया में बनाया गया। स्टेडियम रोड से यूनिवर्सिटी रोड, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम रोड फ्रॉम यूनिवर्सिटी रोड टू राशिद नास रोड इसमें बनाया गया। रोड ली मार्केट के आसपास की जो तमाम सड़कें हैं वो इसमें बनाई गई। 12,000 रोड कोरंगी की रीमॉडलिंग की गई। कोरंगी 2.5 पे ब्रिज बनाया गया। कोरंगी 5 नंबर पे ब्रिज बनाया गया। कैंट स्टेशन के आसपास तमाम जो सड़कें थी, और कैंट स्टेशन जो सिंध हुकूमत का काम नहीं था लेकिन चूंकि कराची शहर में था, बड़ी खस्ता हालत में था, सिंध हुकूमत ने अपने पैसों से इसको बनवाया। फवारा चौक से गार्डन वाया अब्दुल्ला हारून रोड, ये सारी सड़कें जो है वो बनाई गई। ब्रिज ओवर औरंगी नाला नियर हबीब बैंक बनाया गया। 8,000 रोड फ्रॉम जाम सादिक ब्रिज टूवर्ड्स दाऊद चौरंगी बनाया गया। नाथा खान ब्रिज पे यू टर्न बनाया गया। सनसेट बुलेवर्ड और गिजरी बुलेवर्ड पे काम हुआ। स्टॉर्म वाटर ड्रेन हसन स्क्वायर से लियारी रिवर तक बनाई गई। सबमरीन चौरंगी इसमें बनाई गई। कराची जू को इम्प्रूव किया गया। टैंक चौरंगी सुपर हाईवे से थड्डो नाला बनाया गया, रोड बनाया गया। वो टीपू सुल्तान रोड बनाया गया। टीपू सुल्तान रोड पर फ्लाईओवर बनाया गया। हैदर अली इंटरसेक्शन बनाया गया। तारिक रोड पर अंडरपास बनाया गया। शाहरा फैसल के दोनों जानिब सड़कें, जो भी जाम खान शोर ने भी जिक्र किया कि पता नहीं कितने सालों बाद दोबारा शाहरा फैसल बना। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रिग रोड अंडरपास अलॉन्ग शाहरा फैसल विद रिस्टोरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट टर्न ब्रिज बनाया गया। फायर सर्विसेज फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स का काम किया गया, अपग्रेड की गई सर्विसेज। स्टॉर्म वाटर ड्रेन फ्रॉम चकोरा नाला टू नाथा खान ब्रिज बनाया गया। मंजिल पंप पे फ्लाईओवर बनाया गया। हसन स्क्वायर से नीपा तक रोड बनाया गया। यूनिवर्सिटी रोड फ्रॉम एनईडी टू सफूरा बनाया गया। तारिक रोड फ्रॉम शहीद मिलत रोड बनाया गया। मौसमियात चौक टू सुपर हाईवे सड़क बनाई गई। हब रिवर रोड बनाया गया। सुरजानी टाउन से मदीनतुल हिकमत रोड बनाया गया। बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर की रीमॉडलिंग की गई। ये तमाम के तमाम काम कराची के हैं और सिर्फ मेगा के किए गए हैं। इसके अलावा बेशुमार मंसूबे हैं वो इसमें हुए हैं। मुझे कोरंगी के दोस्तों की तकरीरें सुनकर बड़ी हैरत हो रही थी। मुझे लगता है कि जब कोरंगी से यहाँ आते हैं या तो आंखों पे पट्टी बांध के आते हैं या आंखें बंद करके आते हैं, या फिर ये हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं ताकि इनको नजर कुछ ना आए। सिर्फ कोरंगी जो ये कहते हैं ना पीपल्स पार्टी हमारे इलाकों में काम नहीं करती, सर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में इस बल्दियाती इलेक्शन और इस 2024 के इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी का ना एमएनए था, ना एमपीए था, ना एक यूसी चेयरमैन था, चाहे 2-4 काउंसलर हो गए। उस डिस्ट्रिक्ट में शाहरा भुट्टो अभी आगाज वहीं से हो रहा है। 54 अरब रुपए का मंसूबा है। यकीनन बेनिफिशियरी शहर के बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के लोग शायद सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होंगे उसके। 54 बिलियन का प्रोजेक्ट है। मैंने अभी बताया कि कोरंगी क्रॉसिंग की ब्रिज बनी, 2.5 नंबर कोरंगी पे ब्रिज बनी, कोरंगी 5 पे ब्रिज बनी, 1 लेन बन गई थी, दूसरी अभी बन रही है। कोरंगी काजवे पे काम हो रहा है। जाम सादिक ब्रिज का एक साइड अभी बन रही है, ये बन जाएगी। जो पुरानी है उसको तोड़ेंगे, उसको दोबारा बनाएंगे। शाहरा भुट्टो पे एक इंटरचेंज बन रहा है, जो भी किसी दोस्त ने कहा कि ये उसको खामखा हमने कहा था कि ये कॉज में मुकम्मल हो जाएगा, मुकम्मल नहीं होगा, उसमें ताखीर हुई। उसकी वजह है ये एक नया प्रपोजल आया था और वो बड़ा अच्छा था। सीएम साहब ने फौरी तौर पर उसकी अप्रूवल दे दी और उसको इस साल ऑनगोइंग स्कीम्स में भी डाल दिया उन्होंने, कि चूंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब ये कोरंगी कॉजवे बनेगा, शाहरा भुट्टो बनेगा, क्रीक रोड से जो ट्रैफिक आता है यहाँ पे एक बोटलनेक क्रिएट होगा, ये ट्रैफिक जाम होगा, लोगों को प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे एक जंक्शन बनाने का जो है वो प्रॉब्लम होगा। तकरीबन 2 अरब रुपए की स्कीम है
और उस स्कीम की वजह से कॉजवे का काम थोड़ा सा रोका गया, स्लो किया गया, ताकि उसके साथ इसको कनेक्ट किया जा सके प्रॉपर तरीके से। लेकिन इंशाल्लाह ताला दिसंबर में जब शाहराह भुट्टो मुकम्मल होगी तो इंशाल्लाह ताला ये इंटरचेंज भी मुकम्मल हो जाएगा, जंक्शन बना रहे ये भी मुकम्मल हो जाएगा और कॉजवे भी उसके साथ मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद जो ट्रैफिक शाहराह भुट्टो से आएगा वो स्ट्रेट क्रीक रोड पे कनेक्ट होगा। कोरंगी रोड से जो ट्रैफिक आ रहा होगा वो सीधा कोरंगी रोड पे जाकर शाहराह फैसल की तरफ चला जाएगा। और जिसको जाना है क्रीक रोड की तरफ, जिसको जाना है शाहराह भुट्टो की तरफ, उनके लिए पूरा जंक्शन बना होगा, प्रॉपर तरीके से वहां से गुजर जाएंगे। वो मंसूबा भी कोरंगी के लिए है, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि ताखीर हुई है। 9,000 रोड कोरंगी का बनाया, 16,000 रोड कोरंगी का बनाया, 18,000 रोड कोरंगी का बनाया, 12,000 रोड कोरंगी का बनाया, 10,000 रोड कोरंगी का बनाया, 13,000 रोड कोरंगी का बनाया, 8,000 रोड कोरंगी का बनाया। इस वक्त भी मछली मोड़ से पाक टाउन तक की सड़क जो है क्लिक के तहत वो बन रही है। उसमें सीवेज की लाइनें चेंज हो रही हैं, पानी की लाइनें चेंज हो रही हैं, स्ट्रीट लाइन लग रही है, वो काम हो रहा है। ईदगाह ग्राउंड कोरंगी में बनाया हमने। केडीए एम्प्लॉय सोसाइटी अल्लाह वाला टाउन की स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का जो काम इस वक्त चल रहा है। SICH बच्चों का हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल कोरंगी का बनाया, और पहले भी था लेकिन बहुत ही बुरे हाल में था, जाकर उसको देख सकते हैं, शायद आपने वीडियो भी दिखाई होगी, बहुत जबरदस्त उसको हमने करके बनाया है। मदर एंड चिल्ड्रन केयर बनाया फिशरमैन चुरंगी के पास जो चल रहा है इस वक्त। ये सारे मंसूबे जो मैंने गिनवाए ये वो हैं जो बड़े मंसूबे। कोरंगी की गली मोहल्लों में जो काम हो रहा है, जो वहां पे छोटी छोटी स्कीम हमारी हैं, जो ADP के अंदर शामिल हैं, जो हमारा टाउन कर रहा है या जो हमारे UC के चेयरमैन है वो कर रहे हैं, वो स्कीम इनके अलावा हैं। अब भी अगर कोई कोरंगी का दोस्त खड़े होकर ये कहे कि कोरंगी में काम नहीं हो रहा, तो मैं सवाए अफसोस कर क्या, मैं ये नहीं कहूँगा झूठ बोलते, चाहे देखा नहीं होगा, इनको पता नहीं होगा कि हमने बनाया है। ये समझ रहे होंगे पता नहीं दुनिया की कोई और हुकूमत आ जाती है, आगे बना के चली जाती है। सिंध हुकूमत तो नहीं बना रही, चूंकि बनाते नहीं है इसलिए इनको अंदाजा नहीं होता, उसका एहसास नहीं होता। सर यहां डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हमारे दोस्त भी कह रहे थे कि हम तो कुछ करते ही नहीं है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, बहुत सारी चीजें हमने की होंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ केडीए की इस वक्त ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, केडीए की जो अभी चल रही हैं वो 8 हैं। मैं वो स्कीमें बता देता हूं और उनमें से ये खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इनमें से कितनी स्कीमें इनकी नजर में उन इलाकों में है जो इनके इलाके हैं और कौन सी उन इलाकों में है जो हमारे इलाके हैं, जिनको इन्होंने तकसीम किया। हम तो पूरे शहर को अपना समझते हैं। एक ब्रिज है जो मलीर नदी पे बन रहा है, सिद्दीक जोख्यो गोठ पे, UC चूहड़ में, ये 800 मिलियन की स्कीम है। एक 2+2 लेन का अंडरपास है करीमाबाद वाला, जिसका आपने जिक्र भी किया। एक 150 फीट वाइड रोड इंप्रूवमेंट है, फुटपाथ है, सारी चीजें उसके अंदर हैं। फ्रॉम हुसैन लाखानी हॉस्पिटल टू मुजाहिद कॉलोनी टू नाजमाबाद नंबर 7 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। कंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन ऑफ रोड 13,000 कोरंगी का मैंने जिक्र किया अभी। सर्विस रोड जिसके अंदर है, स्टोम वाटर ड्रेनेज के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी। रिहेबिलिटेशन ऑफ 10,000 रोड 3,000 से लेकर 10,000 तक कोरंगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरपास एट मुनव्वर चौरंगी गुलिस्तान जौहर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। लियारी गुजर नाला कनेक्टिविटी, नाम तो लियारी गुजर नाला कनेक्टिविटी लेकिन है कहाँ, आप जरा देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन रोड फ्रॉम 4 के चौरंगी नॉर्थ कराची टू गुलशन मेमार यूसुफ रोड। ये 8 स्कीमें वो हैं जो इस वक्त केडीए जिन स्कीमों पे काम कर रहा है, ये नई स्कीमें नहीं है, स्कीमें चल रही हैं और ये भी अंदाजा लगा लें कि ये कहाँ की हैं। अब यहां मैं आपको एक और लिस्ट है मेरे पास जो इस वक्त इस बजट में, जो आपने कहा ना 12,000 रखे हैं सिर्फ और कुछ रखा नहीं है, सिर्फ 12 अरब रुपए रख दिए हैं, वो स्कीमें KMC की हैं और उसके लिए 12 अरब रुपए की स्कीमें हैं वो, और 12 अरब रुपए इसी साल में रखे गए। 12 अरब ये हैं और तकरीबन 4-5 अरब रुपए मेगा में है, तो ये तकरीबन 16-16.5 अरब रुपए जो एक साल के लिए 100% एलोकेशन के साथ स्कीमें रखी गई। अब ये 8 अरब मेगा में 800, सॉरी मैं देख रहा था, होगा, हाँ सॉरी सही कह रहे हैं, 8.2
जो हैं वो मेगा में हैं और 12 ये तो तकरीबन 20 अरब से जायद के मंसूबे जो हैं वो हैं जिनके कराची के हैं जिन पे 100% एलोकेशन है। मैं पढ़ देता हूँ केएमसी की जो स्कीमें जो आप कहते हैं ना आपके इलाकों में नहीं होते हैं हमारे इलाकों में होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ओल्ड सिटी एरियाज इन कराची, पता नहीं वो पीटीआई वाले दोस्त चले गए जो कह रहे थे मेरे हल्के में काम नहीं होता, सारा गिनवाया कि ओल्ड सिटी एरिया मेरा हल्का है। इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस बिजनेस एरियाज इन कराची, कराची के जो बिजनेस एरियाज हैं उस पर 1 अरब से ज्यादा की स्कीम है। रेस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ओल्ड मार्केट ऑफ केएमसी, केएमसी की जितनी पुरानी मार्केट्स हैं उसकी रिहेबिलिटेशन पे काम हो रहा है। इंप्रूवमेंट्स ऑफ रोड्स इन शाह फैसल कॉलोनी, ये भी शायद आपके पड़ोस अड़ोस में कहीं होगा। हाँ जी इंटरचेंज नहीं ये देख लिएगा काम। इंप्रूवमेंट ऑफ रोड्स है ये कुछ और है। अच्छा कंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ रोड्स फ्रॉम गुलशन हदीद मोड़ टू अल्लाह वाला चौरंगी। इंप्रूवमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्रैफिक कॉरिडोर्स ऑफ कराची, ये कराची की जो बड़ी मेन शाहराएं हैं उन पर इंप्रूवमेंट के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ गुजरनाला फ्लाईओवर क्रॉसिंग सर शाह सुलेमान रोड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्ड एवियरी एट किडनी हिल पार्क। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक पार्क इन ग्राउंड एट गटर बागीचा। डेवलपमेंट ऑफ ग्रेव यार्ड्स, कब्रिस्तानों का काम है। डेवलपमेंट ऑफ हॉकी ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची। इसमें भी कहीं से ये साबित नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ उन हलकों में उन इलाकों में काम रखे हैं जहां से पीपल्स पार्टी के एमएनएज और एमपीएस जीते हैं। मैं आपको वो भी लिस्ट दिखा देता हूं जो मंसूबे हमने मेगा में रखे। 5 मंसूबे हैं। कंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ रोड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेन एट आईबी सुमरो रोड मेमार रोड, ये जो गुलशन मेमार है उसकी तरफ है ये। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम CP3 टू शारा भुट्टो थ्रू मलीर रिवर रोड, ये भी कोई हमारा हल्का नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविक सेंटर एट मेमनगोट 500 मिलियन की स्कीम है। कंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिफरेंट रोड्स ऑफ स्कीम 33, ये भी शायद यहाँ कोई आपके दोस्त बैठे हैं उनके हल्के में से किसी से। कंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन फ्रॉम ई मार्केट PCHS ब्लॉक 6 टू मेन महमूदाबाद ड्रेन। दानियाल साहब चले गए, शायद उनके हल्के का ये काम है जो कहते हैं कि नहीं। ये सर स्कीमें जो मैंने आपके सामने पेश की हैं, मैं समझता हूं कि अगर ये तमाम चीज़ें सुनने के बाद, समझने के बाद, देखने के बाद कोई शख्स ये कहे कि कराची में काम नहीं हो रहा, तो मैं यही कहूँगा कि वो गलत बयानी करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि झूठ बोलते हैं। जिस तरह मेरे लिए कहा गया और फतवा भी जारी हो गया कि मैं तो अमीर और सादिक ही नहीं हूँ, और बड़ी हैरत की बात है कि फतवा किसने जारी किया मतलब अगर कोई फतवा जारी करे तो मुझसे पारसा होना चाहिए ना सर। हर आदमी ये कहता है कि जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे कम से कम उसका किरदार आपसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कहता, नाम नहीं लेता हूँ। लेकिन ये कहा गया कि मैं यहाँ खड़ा होकर झूठ बोलता हूँ और मैं अमीर और सादिक ही नहीं हूँ, नऊज़ बिल्लाह, ये मैं तो कहता हूँ मैं हुई नहीं। मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया है, वो अमीन और सादिक हैं, उसके अलावा दुनिया का कोई शख्स उनका मुकाबला मवाजना नहीं कर सकता। भले लिख दिया वो इलेक्शन कमीशन ने, ज़ियाउल हक ने कि अमीन और सादिक होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा कोई भी नहीं। जब उनकी ज़ात के लिए कुछ अल्फाज कह दिए गए, फिर उनके अलावा इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा हो नहीं सकता जो ये कहे कि मैं वो हूँ इसलिए कि, तो मेरा ख्याल है कि ये नामुनासिब सी बात है। सर ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि 104 अरब रुपए सिर्फ बल्दियात के महकमे ने कराची के लिए रखे हैं, बाकी महकमों के अलग हैं, लेकिन ये बात भी जहन में रखें कि कुछ पैसे नॉन डेवलपमेंट साइड पे भी जाते हैं और वो भी कराची के लोगों के ऊपर खर्च होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ चंद चीज़ों पे गिनता हूँ। NICVD पे जो पैसा जाता है 10 अरब रुपये रखे गए हैं, और भी लोग आते हैं लेकिन अब ज़्यादा कम हो गए हैं, इसलिए कि हैदराबाद में, सक्खर में, टंडोमौत खान में, सेवन में, लाड़काना में, हर जगह ये बन गए तो वहाँ से लोगों की आमदनी कम हो गई होगी। ये 10 अरब रुपये अक्सरियत जो है पैसों की वो कराची के लोगों पर इसकी खर्च होती है। इसी तरह सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोनोटोलॉजी है, इसके मैंने ब्रेकअप निकाला है, इसके 6.6 बिलियन है, उसमें से तकरीबन 3 अरब के लगभग जो हैं
वो कराची पे खर्च होते हैं। और उसका ब्रेकअप भी मेरे पास है कि 1.3 बिलियन जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल कोरंगी जिसका मैंने जिक्र किया उसके लिए है। मदर एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल आजम बस्ती के लिए तकरीबन 891 मिलियन रुपीज़ हैं। और सोबराज में जो इंटेंसिव केयर यूनिट है उसके लिए 592 मिलियन रुपये रखे गए। ये भी कराची के लोगों के ऊपर खर्च होने हैं। इसके अलावा JPMC को 11.7 बिलियन देते हैं, कराची के लोगों पर खर्च होते हैं। सिविल हॉस्पिटल को 7.3 बिलियन देते हैं, कराची पर खर्च होते हैं। सिंध गवर्नमेंट लियारी जनरल हॉस्पिटल को 2.29 बिलियन देते हैं, कराची पर खर्च होते हैं। इंडस हॉस्पिटल को 8 अरब रुपए इस साल की ग्रांट देनी है। कराची के लोगों का ही इलाज वहाँ से होता है। मोस्टली कराची के लोग जाते हैं, बाकी भी जाते होंगे लेकिन मोस्टली और भी जाते हैं। SIUT वो कोई कह रहे थे ये तो वो खैराती इदारा है, NGO है, लोग इधर करते हैं। बिल्कुल करते होंगे भाई, लोग उनको डोनेशन देते हैं और भी जगहों में लोग डोनेशन देते हैं। हम यहाँ बात ये कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो सिंध के लोगों पर खर्च कर रही है उसमें से कितना पैसा कराची के लोगों के ऊपर खर्च हो रहा है। SIUT को 21 अरब रुपए सिंध हुकूमत इस साल जो है वो ग्रांट देगी ताकि वो कराची के लोगों को बेहतर इलाज फराहम कर सके। इसी तरह जो ट्रॉमा सेंटर है SMBBT उसमें उसको 4 अरब रुपए दे रहे हैं। तो ये जो मिलाए ना तकरीबन तो ये 70-75 अरब रुपए बनते हैं जो कराची के लोगों के इलाज के ऊपर जो है सिंध हुकूमत जो है खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन ये बातें अमल तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन बदनसीबी ये कि जब खड़े होकर हम पे ये ताने दागे जाते हैं कि आप करते कुछ नहीं, करते कुछ नहीं, करते कुछ नहीं, हमें मजबूरन बताना पड़ता है कि जो आप कह रहे हैं, जो आप परसेप्शन और कायम करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। हकीकत जो है इसके बरक्स है। और मैंने यहाँ लिखे हैं, तमाम हमारे जो दोस्त बात कर रहे थे, लेकिन एक मेरी बहन थी, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने सर तकरीर की थी, वो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, यकीन करें। उन्होंने सिकंदर खातून साहिबा, पता नहीं है कि नहीं अभी है नहीं, बड़ी अच्छी बातें कर रही थी वो। पहले तो उन्होंने कहा कि वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे लीडर हैं, उन पर बात नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा सही कह रही हूँ। तो मैंने वैसे पूछा कि क्या फिर मुस्तफा कमाल साहब उन्होंने फ्री कर दिया कि उनको पहले कहते रहे हम, लेकिन खैर मैं नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा साथ में कि पीपल्स पार्टी जो है वो ख़त्म हो रही है, फारिग हो गए और MQ मजबूत हो रही है। अब अगर कोई इस किस्म की कैफियत में हो तो मैं और आप तो कुछ ही कर सकते सर। फिर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन इसलिए जीत गई कि MQ ने बायकॉट किया था। सर मैं और कुछ और दोस्त आई विटनेस, मैं बताऊंगा नहीं, बहुत सारी बातें, मुनासिब नहीं होता कि जो क्लोज डोर मीटिंग होती है उसकी बातें करनी नहीं चाहिए। मैं आई विटनेस हूं, ये बातें आप ना किया करें। आपने बायकॉट नहीं किया, भागे थे इंतखाबात से आप, और इसलिए भागे थे कि आपको पता था कि आप हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं आप। हमने, जो हमारी बहन ने कहा कि हम खत्म हो रहे हैं, देखिए मैंने कहा ना कोरंगी में इतने काम किए तो वहां लोगों ने हमें कुछ मेजॉरिटी दी, कुछ वोट दिया। पहली मरतबा हमारा एक MP जीत के आया वहां से, पहली मरतबा हमारे UC के चेयरमैन जीते वहां से, पहली मरतबा हमारा टाउन का एक चेयरमैन बना वहां से। तो हमने अगर कुछ खिदमत लोगों की है तो उसके सिले में लोगों ने हमें वोट दिया है। और ये बल्दियाती इंतखाबात, उस पर जमात इस्लामी और पता नहीं बहुत एतराज़ भले करें, लेकिन सर कराची में जो इंतखाबात होते रहे हैं, जिस अंदाज में होते रहे हैं, ये भले ना माने, हम तो विटनेस हैं। ये तो कहते हैं हम करते कुछ नहीं थे भाई, मैं मुझे अगवा हुआ हूँ, मैं क्या तो अगवा हुआ हूँ, मुझे अल्लाह ने बचाया। उस दिन ये जब फारिग करते थे पीस पार्टी कारकुनों को, मैं नहीं MQ कह रहा हूँ, वो पहले वाली MQ कह रहा हूँ, हाँ वो असली वाली जो पुरानी वाली, जो नहीं, मतलब अगर खड़े होकर कहेंगे किया कुछ नहीं। देखिए अगर यहाँ से कोई तनकीद होती भी है कि माजी में आपने बोरी बंद किया, बत्ते किया, ये किया, जो इल्ज़ाम लगते हैं, तो आप तो अब उससे निकल गए ना सिस्टम से ही। तो आपको तो कहना जी हाँ भाई था, होता था, हमने तौबा कर ली, हमने छोड़ दिया, हम बिल्कुल पॉलिटिकली काम करते हैं, अच्छी बातें करना चाहिए। और मैं भी हमेशा उनको अप्रिशिएट ही करता हूँ उस बात पे कि अगर एक गलत काम कहीं हो रहा था और किसी जमात ने किसी स्टेज पे आके उसको रियलाइज़ कर लिया कि ये गलत था और उसे अपने आप को अलहदा कर लिया, तो हमें इनको इस पर तानाज़नी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस पर फिर इनको भी इस बात को महसूस करना चाहिए कि आप बिला वजह ऐसी चीज़ों को हमें मत उसमें घसीटें कि हम ना चाहते हुए मजबूरी में हम भी उस तरफ निकल जाएं। यहाँ फिर कहा गया कि हम इनको कहते हैं
कि पानी भी विभाग से ले लो, बिजली विभाग से ले लो, ये भी ले लो। फिर ये कहते हैं कि जी कराची इतना कंट्रीब्यूट करता है, हम कराची को देते क्या हैं। सर मैंने तो बताया कि हम कितना कुछ करते हैं, लेकिन सर कराची से जितना टैक्स कलेक्ट होता है, जितना टैक्स, उसका मेजर चंक फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, फेडरल गवर्नमेंट को जाता है। आप जब यहां खड़े होकर सिंध हुकूमत से सवाल करते हैं, आपका हक बनता है, आप कर सकते हैं। आप पूछेंगे नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे। आपने पूछा कि कुछ नहीं किया, तो मैंने बताया कि इतना कुछ किया है। लेकिन ये सवाल विभाग से आपको करना चाहिए, आपका बनता है वहां सवाल। हमसे आप करते हैं, आप करें, लेकिन विभाग से भी करें, ज्यादा चीख कर करें, चिल्लाकर करें, जोर डाल के करें। इसलिए कि कराची से जो पैसा कमाते हैं, अगर ये आपकी सोच है कि जो कराची कमाता है उसको कराची में लगना चाहिए, तो विभाग से हमारा हक ज्यादा बनता है। हम अगर कहते हैं कि कराची के मंसूबों के लिए या सूबा सिंध के मंसूबों के लिए विभाग पैसे नहीं दे रहा, तो आपको हमारी आवाज़ बनना चाहिए वहाँ पर। इस वक्त हुकूमत में आप हैं, हम हुकूमत में नहीं हैं, ठीक है, हम मदद उनकी कर रहे हैं, सपोर्ट उनको कर रहे हैं, लेकिन विभाग की हुकूमत का हिस्सा आप लोग हैं, तो आपको वहाँ पर ये बात करनी चाहिए। और हम ये कहेंगे इसलिए कि मिनिस्टर्स आप हैं, और आपके इत्तफाक से दोनों जो कायदीन हैं, खालिद मकबूल साहब भी मिनिस्टर हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मिनिस्टर हैं, और ये दोनों अगर वहाँ जाकर यही मुकदमा लड़ेंगे जो आप यहाँ लड़ रहे होते हैं, तो शायद उसके नताइज बेहतर अंदाज में निकल सकते हैं। हमने अब वो उस पर जाम खान ने बहुत बात कर ली, मैं नहीं जाऊँगा, जो कहा जाता है कि कराची को वफाक के हवाले कर दो। और उन्होंने कहा कि शायद बिल्किस साहिबा ने कहा कि आइन के अंदर नए सूबे बनाने का आर्टिकल मौजूद है। बिल्कुल, ये एक दफ़ा पहले मैंने बात की थी, मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम एमक्यूएम का क्या है सर? उस आइन में यह लिखा हुआ है कि जिस सूबे में अगर वो नया सूबा बनना होगा, तो उस सूबे की असेंबली पहले 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करेगी। आप इतने सालों से ये कहते हैं कि सूबा बनना चाहिए, सूबा बनना चाहिए, सूबा बनना चाहिए। मुझे बताइए, कराची के लिए आपने सिंध असेंबली में कब करारदाद जमा कराई? अब तो अक्सरियत में नहीं है ना, लेकिन जब अक्सरियत में थे तब क्यों नहीं जमा कराई आपने? जाम सादिक के दौर में आप अक्सरियत में थे ना उनके साथ, हम तो ऑपोजिशन में बैठे हुए थे। लियाकत जतोई के वक्त में आप बैठे हुए थे, क्यों नहीं किया आपने? अली मोहम्मद मेहर के वक्त में आप बैठे हुए थे उनके साथ, क्यों नहीं किया आपने? उससे पहले पता नहीं 2-4 और रहेंगे, आप उनके साथ रहे हुकूमतों में। अरबाब रहीम के दौर में आप थे, आप नहीं करते। आप अब तो चूंकि वो मैं बार बार उससे कंफ्यूज होता हूं ना, क्योंकि बातें जब आप पुरानी करते हैं तो फिर मुझे भी वो चीज़ें कंफ्यूज हो जाता हूं जहन में, कि जब वो पुरानी वाली एमक्यूएम थी, नई वाली नहीं, अब जो लंदन की एमक्यूएम है, वहां से भी ये कहा जाता था कि सिंध की तकसीम की बात करो, करते थे, बयान दे देते थे। फिर जब यहां से एहतजाज होता था पूरे सूबा सिंध में, और तमाम सियासी जमातें जो सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा भी, नून लीग हो, पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, जेयूआई हो, कोई और जमात हो, सब इस पे मुत्तफिक हैं कि सूबा सिंध में दूसरा सूबा नहीं बनना चाहिए, सिंध को तकसीम नहीं होना चाहिए, सब इस पे इत्तेफाक है। यहां से जब ये आवाज आती थी और यहां से एहतजाज उठा था, फिर यहां से खड़े होकर कहते थे कि सिंध हमारी मां है और मां को कौन तकसीम करना चाहते, यहां से खुद कहते थे। यार कम से कम अपनी डायरेक्शन तो सीधी करें, क्लैरिटी तो लाएं कि आप चाहते क्या हैं। आप सिंध में नया सूबा चाहते हैं तो बात करें, नहीं चाहते हैं तो जवाब देंगे नहीं चाहते। ये क्या बात है? जब मूड होता है ये कह देते हैं, वो क्यों करते हैं? इनकी दुकानदारी चलती है इस पे, ये चूरन बिकता है, बेसिकली ये चूरन बिकता है। यहां बदकिस्मती यह है कि एमक्यूएम जब तक इस शहर में, इस सूबे में रहने वाले जो हमारे उर्दू बोलने वाले भाई हैं, उनको डराएगी नहीं कि सिंधी तुम्हें मार देंगे, पठान तुम्हें मार देंगे, पश्तून तुम्हें, बलोच तुम्हें मार देंगे, पंजाबी तुम्हें मार देंगे, जब तक खौफजदा नहीं करेंगे वो इनकी छतरी में आते नहीं है। खौफजदा कर करके और यहां लोगों में नफरतें डाल डाल के माजी में तबाही कर दी इन्होंने। इस शहर की क्या, सूबे की, मुल्क की तबाही हुई है। मैं फिर कहता हूं कि चले भाई, अब आप समझ गए कि गलत था,
आपको एहसास हो गया कि गलत था, कम से कम अब तो ना करें ना। ये पता नहीं कब समझ आएगी बात। देखिए, मैं तो इस बात का कायल हूं सर, अगर अच्छी बात हो ना, सही बात हो, सही डायरेक्शन में जाना हो, आप 100 दफा गलत हो रहे हैं, आपको 100 दफा सीधा होना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं होती कि अगर ये ठीक नहीं है मैं फिर इनसे बात ना करूं, मुझे फिर करना चाहिए, इसलिए कि ये कोई साल, 2 साल, 5 साल, 50 साल की बात तो नहीं है। ये तो ता कयामत चलने वाली बात है। हम नहीं होंगे, हमारे बच्चे होंगे, ये नहीं होंगे, इनके बच्चे होंगे। यहां अगर हम और ये नफरत अगेंस्ट माहौल और अपनी नस्लों में नफरतें छोड़ के जाएंगे तो हम मैं अपनी नस्ल की खिदमत करूंगा ना ये करेंगे। सर, जो माइग्रेशन हुई थी सिर्फ सुबह सिंध में तो नहीं हुई है। अब जाए ना पंजाब में, कितने लोग ऐसे हैं जो माइग्रेट करके आए थे इंडिया से, वहां सुनते ही ये बातें आप? नहीं है ये बातें, वहां झगड़ा ही नहीं है, इस बात पे कत्ल गारतगरी होती नहीं है, इस बात पे कोई इख्तलाफ ही नहीं है। यहां क्यों है भाई? अगर हमारा कसूर कहीं है तो आप बैठे बताएं कि भाई ये चीज आप ठीक कर लें, लेकिन पब्लिकली लोगों को जाके इंसाइट करना, नफरत अगेंस्ट बातें करना, और यहां तक जितनी तकरीरें निकाल के देख लें आप, जितने यहां हमारे पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन बैठे हैं, शायद कोई एक आदमी ना की हो, सब ने डिवाइड किए, कराची को अलग करने की कोशिश की। अपने इश्यूज अलग, अपने इश्यूज अलग है। हम खिदमत नहीं कर रहे हैं भाई। देखें सर, सियासत कितने साल चलेगी बताएं मुझे आप? मैंने सारी जिंदगी करनी है, इन्होंने सारी जिंदगी करनी है। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद कहीं ना कहीं तो हमने रिटायर होना है ना। मैं ये समझता हूं कि जब हम अपनी सियासी जिंदगी से रिटायर हों या इस दुनिया से जाएं, तो कम से कम हमारे जमीर पर यह बोझ नहीं होना चाहिए कि हम अपने सूबे में, अपने लोगों में, अपने शहर में नफरतें पैदा करने में हमने हिस्सा डाला है अपना। अगर हमारा यह किरदार कहीं से आएगा ना कि हमने नफरतें कम की हैं, तो हमारा जमीर भी मुतमईन होगा, हमारी आखिरत भी ठीक होगी। मैंने तो किसी को ना इंटरप्ट किया था, ना कोई गलत बात की है, ना कोई बदजबानी की है, ना कोई लफ्ज गलत इस्तेमाल किया है। मैं तो क्रॉस टॉक ना करेंगे बिल्किस साहब, प्लीज। इतना बिल्किस साहब आप प्लीज ना करें, ना करें, ना करें। अच्छा, बिल्किस साहब, अच्छा, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा, सॉरी, बड़ी मेहरबानी भाई, थैंक यू। सर, यहां वो चले गए मेरे सर हल्के के हैं, गुजर साहब, अवैस का, जी, मोहम्मद अवैस गुजर साहब, नाम लिखते नहीं लेकिन हैं, मारूफ हैं। वो कह रहे थे कि लोग पीपल्स पार्टी को कराची में वोट नहीं देते, कराची में वोट नहीं देते इसलिए कि उनको हमसे नफरत है, और नफरत इसलिए है कि हम कराची में काम नहीं करते। मैं इसलिए, वो होते तो ज्यादा अच्छा होता, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। वो रहते मेरे हल्के में थे, अब शायद कहीं शिफ्ट हुए, मेरे इलाके के रहने वाले हैं। आपके इलाके के रहने वाले? जी, मेरे इलाके। आपकी यूसी के रहने वाले? मेरी यूसी में 2 MP रहते हैं। वो आपको याद दिलाऊं मैं, 2017 में जब जिमी इलेक्शन हो रहा था, जिसमें मैं इलेक्शन लड़ा, जब टिसोरी साहब आपकी जानिब से हमारे सामने आए थे, तो पीटीआई ने अवैस साहब को टिकट दिया था पहले 2017 में, फिर उनसे ले लिया, फिर वो एक अमीर आदमी था उसको दे दिया, नजीब साहब। अब मैं होते तो मैं इनसे पूछता कि अपनी दिल पे हाथ रख के बताओ कि उस इलेक्शन में लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया था कि नहीं दिया था। यहां खड़े होकर कह के चले गए कि लोगों ने नहीं दिया वोट, लोग नहीं देते, वो नफरत करते हैं। भाई आप ईमानदारी से बताओ, आप उस इलाके में रहते हो, आप वहां के कैंडिडेट बनने वाले थे, आपको टिकट नहीं मिला था, कभी तो यहां खड़े होके सही बात करने की जरूरत पैदा करनी चाहिए अपने अंदर। सिर्फ वो अपना क्लिप बना के टिकटॉक पर डाल के ऊपर ये बताना कि हमने ये कर दिया, ये मुनासिब नहीं होता। जब आप असेंबली में खड़े होते हैं, ठीक है, सियासत होती है, हम भी करते होंगे बातें, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वो बात ना कहें जो आपके ऊपर आके पड़े। अगर होता है मैं इनसे हलफ उठवाता, और ये मानते हैं इस बात को।
आपको याद है एक दो हलीम आदिल शेख यहाँ खड़े थे और वो तस्वीरें दिखा रहे थे सारी, वो मुझे कहा मेरे हल्के में एक स्कूल है, वहाँ गधे बंधे हुए हैं। तो मैंने उनसे यही पूछा था कि मेरे एक हल्के में स्कूल था जिसमें पोलिंग स्टेशन था, जिसमें आप भी आए थे। बोला था आया था। मैंने कहा अच्छा था? कहा बहुत अच्छा था। वो गधे बंधा हुआ स्कूल जो बल्दियाती इदारों का था, जो मुईद साहब कहाँ के बैठे ना, आपके पास था वो स्कूल ना जिसमें गधे बंधे हुए थे, इनसे मांगते थे तो नहीं देते थे। जो स्कूल हमने बनाया था सिंध हुकूमत ने, उसकी ना तस्वीर दिखाते थे ना तस्करा करते थे। जब खड़े होकर पूछा तो अल्लाह ने उसको हिम्मत दी, उसने कहा कि हाँ अच्छा स्कूल था। तो मैं उनसे गवाही लेना चाहता था। सर पीपल्स पार्टी ने, यह तासुर भी गलत है कि पीपल्स पार्टी को कराची ने कभी वोट नहीं दिया। 70 के इंतखाबात के नताइज उठाकर देखे, 70 के इंतखाबात के, सबसे बड़ी पार्टी 70 में यहां मुकाबला होता था जेयूपी, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात थी। 77 में इंतखाबात जो हुए, पीपल्स पार्टी ने बहुत सीटें जीती। यहां से बंसरोड से हम जीत गए थे, लांडी से हम जीत गए थे, पता नहीं और कितने इलाके थे पीपल्स पार्टी जीती थी। सर और छोड़ दें आप, 79 में ज़ियाउल हक का मार्शल लगा हुआ था। 79 में बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी पार्टी बनती है। हमारा मेयर बनने से रोक दिया गया था भाई, वो बंदे उठा लिए, इधर उधर कर दिए, सारा करके वो जमात इस्लामी का मेयर बना दिया। 79 की बात कर रहा हूं, जब ज़ियाउल हक का मार्शल था और गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात हुए थे, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कराची में सबसे ज्यादा जीते थे। ये रिकॉर्ड है, सारे खड़े होकर कहते हैं पीपल्स पार्टी को कराची ने कोई वोट ही दिया। वो तो भाई फिर ठक 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 आ गया तो हम क्या करें? ठक 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 हम तो सियासी लोग थे सर। बंदे बेचारे जो है वो उठना शुरू हो गए, मरना शुरू हो गए, शहीद होना शुरू हो गए, हम क्या करते? सर ये मैं आपको बता रहा हूं, देखें मैंने पीपल्स पार्टी में मेरी आंख खुली है, मैं पैदा हुआ, सच्ची बात है। जब से होश संभाला है, वालिद साहब थे, उनके साथ देखते रहे। लेकिन 95 ऑनवर्ड तो मैं खुद रहा हूं ओहदों पर। वालिद साहब की शहादत के बाद मैं ओहदों पर रहा हूं। इस शहर में जो कुछ हुआ ना, यहाँ तकरीर खड़े होकर आप करेंगे ना, जो सुन रहा होगा शायद वो कोई बेचारा कंफ्यूज होगा। भैया हम तो नहीं कंफ्यूज होंगे। मतलब हम किसको धोखा दे रहे होते हैं? अगर हमने कोई काम गलत किया होगा ना सर, मैं जितनी कोशिश कर लूं, मेरे अंदर इतनी जरूरत नहीं पैदा हो सकती कि मैं वो बात डिनाई कर सकूं खड़े होकर। यहां हालात खराब हुए, उस हालात ने पीपल्स पार्टी को सिकुड़ने पे मजबूर किया। और हमने खुद इंटेंशनली, मैं आपको बता रहा हूं कि इंटेंशनली सोचते समझते हुए यह फैसला किया कि जहां हमारे लोग मारे जा रहे हैं वहां हम अपने लोगों को मजीद नहीं मरने देंगे। हमने वहां से अपने आप को बिल्कुल पीछे हटा लिया कि ठीक है, जहां पे स्पेस है, जहां हम आराम से इजाजत कर सकते हैं वहीं करो। लियारी रह गया, मलिर रह गया, केमाड़ी रह गया, कुछ हमारे इलाके रह गए, वहां बैठ के हम करते रहे। लेकिन जैसे ही ये खौफ की फिजा हटी है, जब कराची के लोगों ने आज़ादी से फैसले करने शुरू किए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि सारा कराची पलट के पीपल्स पार्टी की तरफ आ गया। पीटीआई को भी वोट दिया, जमात इस्लामी को भी वोट दिया, और जमातों को भी वोट दिया। उन्होंने डिवाइडेड शहर है, तकसीम हुए, सबके तो वोट दे रहे हैं। हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। कोई ये कितना भी कह ले सर, धांधली वांधली में ना, मैं मजे की बात हो, ये पता नहीं पीटीआई ने सबको चैलेंज किया होगा, मेरे इंतखाब को पीटीआई ने चैलेंज नहीं किया हुआ है। कह रहे थे वोट नहीं देते, अगर समझते मैं गलत जीता हूं तो करते ना चैलेंज। इनमें से सबको किया होगा, मुझे तो नहीं किया चैलेंज। मानते हैं कि लोगों ने वोट हमें दिया है। सर पीपल्स पार्टी को कराची में पजीराई मिल रही है। और मैं 2024 के इंतखाबात में भी मैं आपको बता दूं कि शायद बहुत सारी चीजें हुई थी, हमारी सीटें शायद ज्यादा होती। जो इस वक्त हमारे एमपीएस कराची शहर से हैं, जो हमारे एमएनएस कराची शहर से हैं, शायद हम ज्यादा सीटें जीत जाते अगर इंतखाबात में माहौल थोड़ा और ज्यादा अच्छा होता। लेकिन खैर ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये चीजें होती रहती हैं और हम इसमें से गुजरते भी रहते हैं। इसमें
हमारे एक दोस्त ने बात की थी, मुझे तो समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि इस बजट में प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ नहीं है। मुझे समझ नहीं आया प्राइवेट सेक्टर के लिए हुकूमत सिंध के बजट में क्या हो सकता है। हाँ, एक चीज जिसको दुनिया मानती है, सारी सूबाई हुकूमतें पाकिस्तान की मानती हैं, वफाकी हुकूमत मानती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जहां प्राइवेट सेक्टर को आप स्पेस दे सकते हैं, अपना पार्टनर बना सकते हैं, उसमें सिंध हुकूमत सबसे आगे है, सबसे आगे है। मैं उस मीटिंग में था, प्राइम मिनिस्टर साहब यहां तशरीफ लाए थे, सिंध कैबिनेट के इजलास में बैठे थे। उन्होंने अपने फेडरल मिनिस्टर्स को कहा, जिसमें गालिबन एहसन इकबाल साहब थे, औरंगजेब फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो थे, उनको कहा कि आप सिंध हुकूमत के साथ बैठें और इनकी जो लेजिस्लेशन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए उसको देखें और इनकी लेजिस्लेशन को देखकर फेडरल गवर्नमेंट के कानून को अमेंड करें और इनसे सीखें कि ये कैसे काम कर रहे हैं। सर, ये पीपल्स पार्टी नहीं कह रही है, साईं मुराद अली शाह नहीं कह रहे हैं, पीएमएलएन का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है अपने मिनिस्टर्स को। और ये फेडरल मिनिस्टर जो फाइनेंस के हैं वो तो कई मरतबा टीवी पे ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि सिंध हुकूमत ने बहुत कमाल किया इसमें। तो हम अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जहां प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ मिला सकते हैं, हम उसमें पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं। बल्कि दुनिया में जो यहाँ रैंकिंग हुई थी, हमारा नंबर उसमें अच्छा खासा है। इवन जो पाकिस्तान की रैंकिंग थी, हमारा नंबर, सिंध का नंबर मुल्क से भी ज़्यादा आगे था। सूबे का जब उन्होंने किया, दो जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी, दो का था, एक गुजरात का था, एक सिंध का था। इंडिया का गुजरात और सूबे पाकिस्तान का सिंध, हम 6ठे नंबर पर आए थे रीजन में। तो ये हम अल्लाह का शुक्र है, जहाँ मौका मिलता है हम कर रहे हैं। बाकी केएमसी पे काफ़ी बात हुई, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ कुछ करेक्शंस कर दूँ। जो हमारे दोस्त कह रहे थे कि हमारे मेयर साहब जो हैं वो कुछ नहीं कर रहे और पता नहीं उन्होंने बर्बाद कर दिया और शहर पता नहीं किस नंबर पे चला गया। सिर्फ मैं आपको ये बताऊं, जो आसान सा एक पैमाना होता है कि वहाँ कितनी चीज़ें आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी मैनेजमेंट कितनी ठीक हुई है। सर 2019-20 में जब वसीम अख्तर साहब गालिबन मेयर थे, तो केएमसी का जो अपना रेवेन्यू था जो वो कलेक्ट करते थे, वो 1 अरब रुपये था, सिर्फ 1 अरब रुपये। 23-24 में इसमें इजाफा होता है और ये 2.7 अरब रुपये हो जाता है और 24-25 में इसमें इजाफा होकर ये 4.6 अरब रुपये हो जाता है। 1 अरब से 4.6 बिलियन तक हमारी वहाँ रेवेन्यू कलेक्शन केएमसी का बेहतर हुआ। जो हमेशा हम कहते हैं कि भाई आप अपना भी कुछ ज़राए आमदनी में इजाफा करें, सिंध हुकूमत से हर दफ़ा इतने पैसे आप मांगते रहेंगे मुख्तलिफ चीज़ों में, ठीक नहीं है। तो वो इजाफा खातर खा हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि 25-26 में इसमें मजीद इजाफा होगा और ये काम करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा काम जो मैं समझता हूँ कि कराची की अच्छी उसमें लोगों को नज़र आएगा कि जो हेरिटेज मार्केट्स हैं, पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं, जो तारीखी एक हमारा असासा है, डेंसो हॉल लाइब्रेरी, उसको इन्होंने रिहेबिलिटेट किया है। इम्प्रेस मार्केट को इन्होंने किया है, हसन अली होती मार्केट को ये कर चुके हैं और ईस्ट वाक पे जो फ़िश मार्केट है उसको भी ये कर चुके हैं। 74 इन्होंने प्रोविंशियल एडीपी की स्कीम्स थी वो मुकम्मल की हैं। 311 डिस्ट्रिक्ट एडीपी की स्कीम्स इन्होंने मुकम्मल की हैं। और क्लिक का भी तरीक़ेकारी होता है कि क्लिक में जो शेयर केएमसी का होता है वो स्कीमें केएमसी खुद एग्जीक्यूट करती है। बाकी टाउन्स की जो स्कीमें होती हैं वो प्रपोजल टाउन देता है, बाकी एग्जीक्यूशन जो है वो क्लिक का डिपार्टमेंट खुद करता है। तो ये क्लिक के भी 4.7 बिलियन के इनके मंसूबे हैं जो इस वक्त प्रोसेस में है और इंशाल्लाह ताला वो इसको जल्दी मुकम्मल करेंगे। और प्रोविंशियल एडीपी के 13 अरब के मंसूबे जो हैं इन्होंने अभी एग्जीक्यूट किए हुए हैं। तो केएमसी की भी परफॉर्मेंस जो है वो पहले से काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो आ रही है। इसके साथ साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ इशू उठाया गया और वो K4 और S3 के हवाले से था। सर K4 का सरसरी तस्करा तो मिनिस्टर PND ने किया उसमें, और ये हकीकत है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। वहाँ से खड़े होकर कहते हैं K4 मुकम्मल नहीं करते हो, उठा के देखें रिकॉर्ड तो पता चलेगा। ये निशान पैरों के उन्हीं की तरफ जाते हैं जिसने इसको तमाशा बनाया।
ये मंसूबा पहले 25 अरब का था और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट इसके मिसिंग थे, और जब बताया गया फेडरल गवर्नमेंट को उस वक्त कि जी 25 अरब में ये नहीं हो सकता, इसमें मज़ीद इजाफा होगा, तो फेडरल गवर्नमेंट ने उस वक्त गालिबन नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम 12.5 अरब का जो है वो कमिटमेंट कर चुके हैं, मज़ीद हम इसमें नहीं करेंगे। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उस वक्त भी ये कहा कि ठीक है, इसको हमने मुकम्मल करना है और हम इसमें अपना, गालिबन उस वक्त ये 75 बिलियन तक स्कीम चली गई थी। तो यहाँ जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब आए, इमरान खान साहब, तो गवर्नर हाउस में मीटिंग की, तो शायद गवर्नर साहब ने पता नहीं किसी ने कान में कह दिया कि जी 25 अरब का था, 75 अरब का हो गया। तो उन्होंने कहा जी इसमें तो बड़ी करप्शन हुई है, इसको ले आओ, देखते हैं, सारा करते हैं। वो 2 साल तक उन्होंने इसको डंप कर दिया। और अब जब दोबारा वो मंसूबा हो रहा है जिसके अंदर इसके जो मिसिंग कंपोनेंट्स हैं उसको भी शामिल किया गया, सब कुछ शामिल किया गया, तो ये कोई 200 अरब रुपये से ऊपर का चला गया। और अब ये सिंध हुकूमत तो इसका सिर्फ ये जो ऑगमेंटेशन वाला पार्ट है उसमें भी वर्ल्ड बैंक शामिल है हमारे साथ, और जो कैनाल उसका था, जो वो पाइप पे चला गया है, ज़ेर ज़मीन पाइप डाल रहे हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट जो कर रही है और वापडा उसको कर रहा है काम को। तो ये इसका काम हो रहा है। और इसमें जिस तरह भी मैंने बताया था कि जो हमारा KWSSIP का फेज़ 2 है, उसमें हमने इसकी ऑगमेंटेशन का जो है वो शामिल किया हुआ है। लेकिन इसका एक और हिस्सा है जो गालिबन इरीगेशन के बजट में शामिल होगा उनके डेवलपमेंट साइड पे, कि KB फीडर की जो है उसकी जो रिहेबिलिटेशन का काम है, ताकि जो पानी, इजाफी पानी K4 से आना है, वो पीछे से पानी की सप्लाई भी तो हमारी ठीक हो ना, पीछे पानी दस्तियाब भी तो हो। और ये भी सर, जो मैं बता दूं कि जो इजाफी पानी था हमारा, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का जो पैक्ट है, उसमें कराची में जो पानी आता है उसका शेयर अलग से है। जब K4 का मंसूबा आया तो सिंध हुकूमत ने, CM साहब ने कई मरतबा इस पर कहा है कि हमने कहा कि ये जो इजाफी पानी आएगा कराची शेयर का जो इजाफा है वो उसको बढ़ाएं, आप शेयर को बढ़ाएं। उसको कोई हुकूमत बढ़ाने को तैयार नहीं थी, उसको टालते रहे। PTI की हुकूमत तो ज़्यादा टालती रही, उसको वो बैक बर्नर पर डालते रहे, करने को तैयार नहीं थे। उस वक्त भी सिंध हुकूमत ने यहीं खड़े होकर चीफ मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की थी कि जैसे ही ये मुकम्मल होगा, फेडरल गवर्नमेंट हमारा शेयर बढ़ाए ना बढ़ाए, हम अपने रिसोर्सेस को ठीक करके और ये इजाफी पानी जो है वो कराची को फराहम करेंगे। पहले मरहले में 260 MGD जो पानी वहाँ से आना है, तो उसको हम वो कर रहे हैं। और KB फीडर पे काम इसका पहले फेज़ का, क्योंकि इसका जब वो क्लोजर होता है तो उस पर हो गया, बाकी इसका शायद हो जाएगा। और उम्मीद है ये जून 2026 में ये हो जाएगा। और 50 अरब रुपए की ये स्कीम है, जिसमें 50% सिंध गवर्नमेंट का है, 50% जो है फेडरल गवर्नमेंट का है, वो इसमें डाल रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये K4 थोड़ा वक्त उसको ज़रूर लग जाएगा, लेकिन ये मुकम्मल होगा। इसी तरह जो S3 का उन्होंने बताया, पूछा था एक सवाल का कि हम उसको कर नहीं रहे हैं, बहुत पुरानी, बिल्कुल ठीक है, मानता हूँ। लेकिन देखें, ये ऐसे मंसूबे हैं जब ये सामने आते हैं तो इसमें वक्त के साथ साथ चीज़ें आ जाती हैं। अब वो मेरे यहाँ TP2 है, इनको पता होगा, शायद पता नहीं, हमारे दोस्तों को पता हो ना पता हो, उस TP2 का जनाजा निकाल दिया आपके मेयर ने, कब्जे करा दिए, शहराबाद करा दिया, वहाँ पे पूरा वो बर्बाद हो गया। वो बेसिकली इस पूरे सिस्टम का पार्ट था, TP1, TP2, TP3, जो ये पानी सारा हमारा ट्रीटमेंट प्लांट के जो पानी ट्रीट करके जो आगे समुद्र में डालना था उसको, वो पूरे का पूरा उन्होंने बिठा दिया, जिसकी वजह से ये पूरा आपका सिस्टम आउट हो गया। आपको फिर वो TP4 की तरफ जाना पड़ा, वो पूरा एक नया सिस्टम है, फिर ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन उस पर भी काम काफ़ी हो रहा है, डिटेल्स की काफ़ी है, मैं वक्त बचाने के लिए उसमें भी नहीं जाता हूँ। लेकिन इसमें मैं बता दूँ कि जो TP स्टेज 1 है उसमें 60% काम हो गया है और 94% काम हो गया है। 54 MGD पे जो TP3 पे हो रहा है उस पर 94% काम हमने उस पर कर लिया है। और बाकी आगे इंशाल्लाह ताला इसी फंड की जो अवेलेबिलिटी होगी तो 126 MGD का जो रहता है उस पर भी काम हम कर नहीं सकें, वो भी हम कर लेंगे। सर, इसके साथ साथ जी, बड़ी मेहरबानी, आपने याद करा दिया, मैंने लिख कर रखा है। हब कैनाल पे CM साहब ने यहाँ अपनी तकरीर में वादा किया था और हमने कहा था इस साल इसको मुकम्मल करेंगे। और ये भी वो प्रोजेक्ट है जिसके लिए पैसे सारे के सारे सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर फराहम कर दिए। 12.8 अरब रुपए की ये स्कीम है और इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त इसी साल 14 अगस्त 2025 को इसका इफ्तिताह हो जाएगा और ये मुकम्मल हो जाएगा मनसूबा। और इससे कराची को जी बता रहा हूँ जी, इसमें ये आपके इल्म में है कि जो हमारा हब से जो हमारा कोटा है कैनाल से वो 100 MGD का है और वो जो हमारा कैनाल था पुराना उसकी हालत बहुत ख़राब थी, तो हम इस वक्त भी 100 MGD पानी नहीं ले पा रहे हैं वहाँ से, कभी 60-65 आ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो हमारा जो कोटा है उससे भी पानी कम ले रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट हमारा है इससे हुआ ये कि जो एग्जिस्टिंग कैनाल है
उसको रिहेबिलिटेट करके हमने 100 MGD पानी उठाने के काबिल बनाया और उसके पैरेलल एक 100 MGD का नया कैनाल बना दिया, जिससे हम 200 MGD पानी अब कैनाल से उठा सकते हैं। और उस पर अभी बात करके फेडरल गवर्नमेंट से वापडा से इंशाल्लाह ताला 200 MGD पानी अगर हमें वहाँ से मिल गया तो हम वो 200 पानी उठाएंगे और उससे डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में और किसी हद तक डिस्ट्रिक्ट सेंटर के कुछ इलाकों में पानी की जो किल्लत है उसमें कमी आ जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और मंसूबा भी आया है, वो है हमारा डमलोटी पे एक हम काम करने जा रहे हैं, एक स्कीम हमारी नई, जिससे कराची को कुछ इजाफी पानी मिल जाएगा। उसके लिए भी 10 अरब रुपए की स्कीम जो है वो सिंध हुकूमत ने रखी और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि उसको भी हम जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। यहाँ हमारे PTI के दोस्त ने कहा कि हम जाते हैं मिनिस्टर साहब के पास, वो पर्ची देते हैं, वो पर्ची को देखते हैं, पढ़ते हैं और जेब में रख देते हैं और फिर कुछ नहीं होता है। तो मैंने सोचा अगर होते तो मेरे को बताऊंगा, ठीक है आइंदा आना, आपके सामने पर्ची फाड़ूंगा, आपके हाथ में दूंगा, लेके चले आना। एक तरीका तो ये हो सकता है ना भाई, पढ़ता हूं, रखता हूं, जिस महकमे की होती है उसको भिजवाता हूं। अब अगर आपको इस पे एतराज है कि ये मैं क्यों करता हूं, तो आइंदा ये नहीं करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं नहीं करूंगा। आप लेके आइएगा पर्ची और आपके सामने फाड़ूंगा और आप हाथ में दूंगा, लेके जाओ, मैं नहीं कर रहा हूं। यार कोई तरीका है? मतलब मुझे तो हैरत हो रही है कि आपकी पर्ची को तवज्जो से पढ़ने के बाद, जेब में रखने के बाद, और ये जितने लोग पर्चियां देते हैं वो भी जेब में होती हैं, सारी जेब में रखता हूं, जिसके पास जानी होती है उसको भेज देता हूं। इसमें भी एतराज है। अब इसका तो कोई इलाज मेरे पास नहीं है। तो वो मैंने कहा है नहीं, वरना बता दीजिएगा कि आइंदा मुझ पर पर्ची लाएंगे तो शायद मैं जेब में नहीं रखूंगा, वापस कर दूंगा उनको। आज शबीर भाई को जो है ना वो जाके कन्वे कर देंगे। लेकिन ये चीज़ें कुछ मतलब मुनासिब होती नहीं है, इस तरह से करना नहीं चाहिए। मैं अब सर अपनी बात ख़त्म करने से पहले सिर्फ एक गुजारिश करूं, यहाँ पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए, और मैं समझता हूँ कि कुछ बातें की गई नहीं की जानी चाहिए। देखिए मैंने उसूली तौर पर मेरी राय है, क्योंकि हमारे दोस्तों ने फैसला किया, इसके लिए मैं उस पर पाबंद रहता हूँ। फैसला ये था कि लीडरशिप में बात नहीं करनी, लेकिन मेरा ये ख्याल होता है कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें अपनी सियासत पर, नज़रियात पर, पॉलिसीज़ पर तनकीद करने का इजाज़त होनी चाहिए। आप हम पे करें, हम आप पे करें, कोई इशू नहीं। उसमें पार्टी का नाम भी आ जाता है, क़यादत का नाम भी आ जाता है। पॉलिसीज़ पर पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए, ज़ाती तनकीद नहीं होनी चाहिए, तज़लील का पहलू कहीं से नहीं निकलना चाहिए। यहाँ से आपने शायद नाम नहीं लिया होगा, लेकिन जब आप कहते हैं कि शर्म नहीं आती हमारे यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों के लिए, तो मैं समझता हूँ कि लफ्ज़ मुनासिब नहीं है। मैंने नहीं कहा कि यहाँ मुझ पर झूठा इल्ज़ाम भी लगाएंगे, मुझे झूठा भी कहेंगे, फतवा भी जारी करेंगे, शर्म आनी चाहिए, मैं नहीं कहूँगा, मुनासिब नहीं है। हम अपनी बात एक बेहतर अंदाज में भी कह सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो उस दिन यहाँ हुआ, मैं तो यहाँ नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि चीफ मिनिस्टर साहब जब तकरीर कर रहे थे और जो कुछ यहाँ हुआ वो कोई अच्छा रवैया नहीं है। मैं समझता हूँ मैच्योरिटी नहीं है। हमें वक्त के साथ साथ हमें अपने रवैयों में, अपने तरीक़ेकार में बेहतरी लानी चाहिए। उसके बाद भी हालांकि जो कुछ यह हुआ था, होना तो ये चाहिए था कि वहाँ से भी कोई तकरीर नहीं करना सकता, जिस तरह पहले होता था। यहाँ से कोई तकरीर करता था तो वहाँ से शोर पड़ जाता था, वो PTI के दोस्त तकरीर करते थे, हम बैठ के सुन रहे होते थे। मतलब शराफत की भी तो इंतहा थी नहीं है सर। यहाँ से जो खड़ा होता था वहाँ से शोर होता था, जब वहाँ से तकरीर होती तो बैठ के सुन रहे होते थे। तो हमारे कई दोस्त कहते थे यार इतनी शराफत के क्या ठेका लिया हुआ आपने, जब वो हमें बोलने नहीं देते हमें क्यों बोला, हम क्यों बोले थे किसी को। लेकिन ये ज़्यादा अच्छी बात है कि आप बात सुने, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब को तकरीर करने का मौका मिलेगा, तफसील से करेंगे बात, यकीनन करेंगे। और इनका राइट है कि अपनी सोच के मुताबिक हमारे इस बजट का ये पोस्टमार्टम करें, अपनी समझ के मुताबिक हमारी पिछले साल की जो कारकर्दगी है उसका पोस्टमार्टम करें। ये मेरा ख्याल ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कि यहाँ से ये तकरीर करेंगे, सवालात उठाएंगे और आखिर में चीफ मिनिस्टर साहब उसी अंदाज में उनके जवाबात दें। ये कोई तरीका नहीं होगा कि CM साहब ने तकरीर की और आपने हंगामा मचा दिया और फिर बात किसी की सुनेंगे नहीं। ये देखिए अच्छा लग रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बातें हो सकता अच्छी ना लग रही हो इनको, लेकिन कम से कम सुन तो रहे ना सुकून से। आप बात करेंगे, हम भी सुनेंगे इसी तरह से। तो जो पहले दिन यहाँ हो चुका है
बड़ी मेहरबानी। जो कुछ यहाँ पहले दिन हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दोबारा नहीं होगा। मैंने तो अपने कई हमारे दोस्त हैं, हम आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि यार चीज़ें अगर बेहतरी की तरफ जा रही हैं। देखें, जब पीटीआई या ऑपोजिशन में थी, उन्होंने ऐसी रवायतें कायम की थी जो कहते थे कि वो नहीं होनी चाहिए, उसको ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मत ये थी कि उनको जब ये बदतमीज़ी करते थे, गालियाँ देते थे, तो इनको शाबाशी मिलती थी वहाँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको शाबाशी नहीं मिलती होगी वहाँ से, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि आपको शाबाशी नहीं मिलती होगी वहाँ से। लेकिन वहाँ तो प्रमोशन होता था। फिरदौस शमीम नकवी बेचारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तो इसलिए हट गया कि हलीम आदिल शेख ज़्यादा बदतमीजी करता था, तो उसको ओहदा इसलिए मिला। सही बात है, ये हकीकत है सर, ये फैक्ट है, इसलिए हटा होगा। तो ये रवैया हमें थोड़ा ठीक करें। लेकिन मैं देखें, फिर गुजारिश करूँ, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से आपको सियासी नज़रियाती लाख इख्तलाफ हों, लेकिन आपको इस बात का एहसास करना चाहिए कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमारे लिए वो शायद हमारे अपने सगों से ज़्यादा अजीज़ हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ। शायद कोई मेरे वालिद के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे किसी और रिश्तेदार के लिए कोई बात कर लेगा, मैं सह जाऊँगा, लेकिन शायद मैं शहीद भुट्टो के लिए, शहीद बीबी के लिए ना सह सकूँ। भुट्टो साहब का एक बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा नाम है उनका, और कंट्रीब्यूशन है उनका इस मुल्क की तारीख में। अगर चंद बड़े नाम आप निकालेंगे ना कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ किया है, तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम शायद ऊपर 2-3 लोग जो होंगे उनमें आएगा। इतने बड़े बड़े नाम इस तारीख में गुजरे पाकिस्तान की। अक्सर हमारे लोग ये कहते हैं कि चूंकि वो अयूब खान की काबीना में वजीर थे, लिहाजा वो भी फौज के उसमें से आए थे। फर्क था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान की काबीना से उसूलों पर इख्तलाफ करके निकले और निकलने के बाद उन्होंने सियासी जमात बनाई। ज़िया की हुकूमत में कोई बैठ के सियासी जमात एक बनती है, उसमें कोई बन जाए, वो अलग बात होती है। मुशर्रफ के हुकूमत में बैठ के कोई एक सियासी जमात बनती है, कोई उसका लीडर बनता है, वो अलग बात होती है। कोई लड़कर उससे निकले, और अयूब खान जैसे आमिर के दौर में कोई लड़के निकले उसूलों पर, और उसके बाद सियासी जमात बनाए, उसके बाद उसके खिलाफ जद्दोजहद करे, उसके खिलाफ उसको हुकूमत से फिर निकाले। यार कम से कम उसको अगर नहीं मानते आप, चले जद्दोजहद को छोड़ दें। अगर 79 में वो आदमी अपनी जान बचा सकता था और उसने अपनी जान नहीं बचाई, फांसी पे चढ़ गया, अपनी जान दे दी, उससे ज़्यादा जमहूरियत से, आइन से, अवाम से मोहब्बत का क्या सर्टिफिकेट आप उसे चाहते हैं? क्या चाहता है उससे? मतलब मेरा तो ये ख्याल है कि जितने मुखालिफ हो, मैंने भुट्टो साहब के बहुत सारे मुखालिफों को सुना जो 77 में पीएनए की उसमें तहरीक में शामिल थे, उन जमातों में शामिल थे। वो उनके खिलाफ पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम भी लगाते थे, पूरी तहरीक चलाई, हुकूमत गिराई, सब कुछ किया। लेकिन 79 के बाद वो भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पाकिस्तान के साथ वफादारी थी, जो उनकी हुब्बुल वतनी थी, जो उनकी जहानत थी, जो उनकी आइन बनाने में जो उनका किरदार था, जो इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए उन्होंने किया था, जो एटम बम बनाने में उन्होंने कुछ किया था, उसको वो मानते थे, उसकी तारीफ करते थे। मैं ये समझता हूं कि कोई भी ऐसा आदमी जिसको इस मुल्क के सियासी तारीख का थोड़ा बहुत भी पता होगा, वो कम से कम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस बात पर तनकीद का निशाना नहीं बनाएगा कि चूंकि वो अयूब खान के काबीना में थे इसलिए वो फौज के जो है ना गोद में पलकर पड़े हुए थे। अगर भुट्टो साहब को पढ़ें, उसकी तारीख मुख्तलिफ है। सर शायद, मुझे नहीं पता दुनिया में, मैंने इतनी तारीख नहीं पढ़ी दुनिया की, शायद कोई आदमी होगा दुनिया में जो फांसी घाट में बैठकर भी किताब लिखता हो। और किताब ये नहीं लिखी कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने नहीं, किताब लिखी कि इस मुल्क के हिस्ट्री पे बात की, दुनिया की सियासत पे बात की, इस मुल्क के फ्यूचर पे बात की। अगर मुझे कत्ल कर देंगे तो फिर इसके बाद होगा क्या,
If I am assassinated. अगर मैं कत्ल कर दिया गया। बात तो देखें सर, आप उस आदमी का कद काट देखें और उस पर तनकीद आप क्या करते हैं। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए। देखें, मैं फिर गुजारिश करूं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन बार बार वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का भी नाम आया, सब कुछ आया। यार देखें, जब तक वो हमारे साथ था उसको बुरा भला कहते थे, वो जिस दिन छोड़ के हमें उधर चला गया वो पारसा बन गया। आपके साथ, आपके तादी था, आपके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ाए, वो आपके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ाए, आप उसके इतादी रहे, हिमायती रहे, आज उसकी तनकीद करते हैं। अब तो हमारा वो हिस्सा नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें कुछ चीज़ों पर यह तय करना चाहिए कि हमें इस पर मोहतात रवैये अपनाने होंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर तनकीद करते हुए थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ख्याल करना चाहिए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर आज उनकी सालगिरह है। मैं तो, मेरे शायद अपने लोग भी शायद इससे डिसएग्री करते होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मोहतरमा ने शहीद भुट्टो से ज़्यादा सख्त सियासत की है। भुट्टो साहब की सियासत का आगाज़ अगर मैं 67 से ले लूँ, जब वो पार्टी बनाते हैं, ऑपोजिशन में आते हैं, तो 77 में भी हुकूमत जाती है, 79 में को फांसी लग जाती है। 12 साल कुल उनकी सियासत थी। उसमें 5 साल से कम अरसा हुकूमत में रहे, उस 5 साल से कम अरसा बाकी ऑपोजिशन में रहे, फिर उसके बाद 2 साल वो जेल में आना जाना, फिर फांसी लगी उनको। शहीद बीबी की सियासत जो है वो 77 से शुरू होती है और 2007 में जब वो शहीद होती है उस पर ख़त्म होती है। 30 इयर्स। भुट्टो साहब की सियासत है 12 साल, 5 साल हुकूमत, 7 साल। शहीद बीबी इन 30 बरसों में 5 साल के करीब हुकूमत में रही हैं। 5 साल, 25 साल उन्होंने ऑपोजिशन में गुजारे हैं। शहीद भुट्टो का वालिद फांसी नहीं लगा, शहीद भुट्टो के भाई कत्ल नहीं हुए, शहीद भुट्टो अपने बच्चों को हाथ में लेके जेलों में, कोर्टों में इस तरह दरबदर नहीं हुआ, बीबी हुई। इसलिए मैं ये समझता हूं कि बीबी ने भुट्टो शहीद के मुकाबले में ज्यादा तल्ख सियासत की है, सख्त सियासत की है, औरत होते हुए की है। हमें कम से कम, देखिए इंसान है, गलतियां होती हैं। भुट्टो साहब ने भी जिंदगी में गलतियां की होंगी, बीबी ने भी गलतियां की होंगी, हम भी कर रहे होंगे, सब कर रहे होंगे। लेकिन जब आप तनकीद करने जाएं तो आप उस शख्सियत की कुर्बानियों को, जिद्दोजहद को, उसके कदकाठ को, उसको ज़रूर सामने रखें। आज बीबी शहीद की सालगिरह के मौके पर करारदाद आई, इनका हक था, हमारे दोस्तों ने उस पर एहतजाज किया, उनका हक था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा लगता कि अगर वो उस पर वोट करते और एक अच्छा मैसेज जाता कि उस खातून के लिए, उस साबिक वज़ीर आज़म के लिए, जिसने इस मुल्क के लोगों के लिए वापस आकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया और दहशतगर्दों के हाथों अपनी जान दे दी। ठीक है, आपका राइट था, मैं नहीं कर रहा हूँ आपसे कोई गिला, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता कि अगर आप आज उस करारदाद का हिस्सा बनते, सालगिरह के इस मौके पर उसकी हिमायत करते करारदाद की, और हम जो है एक अच्छा मैसेज दुनिया को भी देते और शायद आपको भी अच्छा लगता। मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ सर, चीज़ें मेरे पास और भी थी लेकिन मैं घड़ी देख रहा हूँ, मुझे काफ़ी देर हुई है। शाजील कर लो वो उसे कहा कि 7:30 से पहले अगर खत्म किया तो आज ये शुरू करेगा, इसलिए कह रहे खत्म। नहीं आपकी, हाँ नहीं मैं सर, हाँ मैं ये मेरा है 2 बातें करके बस ख़त्म करता हूँ। वो मैं करना नहीं चाह रहा था लेकिन आप कह रहे हैं तो कर देता हूँ। मुईद साहब जो है ना, मुईद अनवर मेरा अच्छा दोस्त है और हमारा डीएमसी का चेयरमैन रहा है। मुईद अनवर साहब ने खड़े होकर कहा कि पीपल्स पार्टी इन 17 सालों में कोई एक कराची की मॉडल यूसी बता दें, एक। ठीक है, चलिए मेरा भाई है, पता नहीं बुरा ना माने, चला गया। मुझे
मुझे एक मरतबा नहीं, शायद दर्जनों मरतबा जब मिलता है मुझे कहता है कि सही भाई आपने अपने इलाके को चमका दिया है, बड़ा काम किया है, एडमिट करता है कि आपने काम किया है। और मैं अकेला क्या हूं भाई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये मेरा भाई अनिल अच्छा मुझे नहीं पता था सर, ये अनिल जो है मुझे नहीं पता था सर, ये मुझे मिले पहले दिन। इनके वालिद साहब जो हैं वो मेरे साथ सेनेट में थे और मेरे भाई की तरह, बहुत अच्छा इंसान इनका वालिद। मैं इनके साथ मेरी इतनी नहीं है। डॉक्टर अशोक कुमार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, भाइयों की तरह है। बहुत 5 साल 5.25 साल सेनेट में रहे। उसके बाद भी जब मुलाकात होती है अच्छे तकारीब में आना जाना रहता है। इसने मुझे नहीं पता कब एमक्यू ज्वाइन कर ली। इसके वालिद साहब जो हैं वो पीएमएलएन में एमपी हैं और मुझे पता चला कि वो वहाँ एमपी बने, बड़ी खुशी हुई। मुझे अनिल ने खुद बताया कि मेरे वालिद वहाँ पे एमपी हो गए। मुझे हैरत हुई कि तू इधर कहाँ गया। इनको भी नहीं पता चला था। हाँ? इनको भी नहीं पता चला था। नहीं, लेकिन ये है कि ये अगर मेरी उम्र के तो मेरे बराबर होंगे, लेकिन मैं वैसे रिश्ते में इनका चाचा लगता हूँ, इसलिए कि मेरे इनके वालिद साहब से दोस्ती है। तो इसने कभी भी उस तरह से मुझे लिफ्ट नहीं कराई जिस तरह इनके वालिद साहब करते हैं। और हाँ बटुआ उम्र गई नहीं सर, ये क्रॉस टॉक नहीं कर सकते। सर एक मेरे दोस्त ने यहाँ एक पॉइंट उठाया कि वो जो रिजर्वायर है लाइंस एरिया में कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का, वहाँ से मैं कोई एक पानी की लाइन लेकर गया हूँ अपने इलाके में और वो होने नहीं देंगे। और मैंने वहाँ बिजली का कनेक्शन भी लगा दिया हुकूमत के खर्चे पे और वहाँ बड़ा गलत काम किया मैंने। सर मैं उनकी मालूमात में इजाफे के लिए करता हूँ, है नहीं शायद चले गए, बता दीजिएगा। वो लाइन बिल्कुल है, लेकिन वो लाइन मैंने अब नहीं डलवाई। वो लाइन डली है 2002 या 3 में। इसको हो गए 22-23 साल। उस वक्त ना मैं वजीर था, ना मैं एमपीए था, ना मैं सेनेटर था, मैं अपनी यूसी का नाजिम था। और जो सूबाई हुकूमत में थी वो ये भाई लोग उस हुकूमत में शामिल थे। और मैंने वो लाइन लड़ झगड़ के शामिल करवाई थी। वो इसलिए कि 1994 में जब अब्दुल्ला शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, मेरे वालिद साहब ने वो स्कीम मंजूर करवाई थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई, वो लाइन उन्होंने खूखाते में डाल दिया प्रोजेक्ट, उसको कर नहीं रहे थे। जब मैं नाजिम बना मैंने कोशिश की और मैंने वो करवाया। उसमें वाटर बोर्ड करना नहीं चाहता, ड्रामेबाजी कर रहे थे। लेकिन मैं नाम ज़रूर लूँगा, वो जो पराचा साहब थे डीसी उस वक्त, शफीकुर रहमान पराचा साहब, उन्होंने उसमें मदद की। और वो स्कीम 2002 या 2003 में उस रिजर्वायर से कारापुल से होती हुई मेरे इलाके में पानी की लाइन गई है, बिल्कुल गई है। और ये 20-22 साल 23 साल पुरानी बात है, उनको शायद पता नहीं कि अभी का नहीं हो। कनेक्शन की जो बात की उन्होंने, सर यहाँ खड़े होकर मैंने खुद कई दफ़ा, जब ये कॉल अटेंशन आते हैं पता नहीं क्या क्या आते हैं, कि के इलेक्ट्रिक की वजह से हमारे पंपिंग स्टेशन पर लोड शेडिंग्स होती हैं और वहाँ बिजली चली जाती है, लोगों की सप्लाई मुतासर होती है। ये जो रिजर्वायर है ये सिर्फ मेरे इलाके को पानी नहीं देता, ये बहुत बड़ा रिजर्वायर है। पता नहीं सदर को, साउथ को, क्यामाड़ी को, क्लिफ्टन को, पता नहीं कहाँ का पानी वहाँ से जाता है। उस पे भी लोड शेडिंग भी होती थी। और दूसरा काम क्या होता था, ये शायद हमारे दोस्ती करवाते हैं, कि लाइन्स एरिया में जब लोड शेडिंग होती है, क्योंकि वहाँ वो रिकवरी उनकी कम है तो बिजली चली जाती है, कभी कभी बंद कर देते हैं। जब बिजली बंद होती है तो ये लोगों को निकाल के जो पंपिंग स्टेशन था उसकी बिजली बंद करा देते हैं ताकि लोगों का पानी बंद हो जाए, ताकि पानी बंद हो, फिर और लोगों का प्रेशर पड़े के इलेक्ट्रिक पे ताकि वो काम चले। तो एक अच्छा काम अगर किया, और ये एक पंपिंग स्टेशन नहीं है, इस शहर के कई पंपिंग स्टेशन हैं जिस पे सिंध हुकूमत ने अलग से डेडिकेटेड कनेक्शन लिया है और उस पर हम ये कर रहे हैं कि बिजली ना जाए, 24 घंटे लोगों को पानी की सप्लाई मिलती रहे। तो ये कौन सा गुनाह का काम है? आप सवाल करते हैं या हम खुद खड़े होकर कहते हैं कि ये काम हम करेंगे। सीएम साहब ने तो ये बात बिल्कुल कही कि के इलेक्ट्रिक को हम पैसे नहीं देंगे, इनको फ्री में करना चाहिए, इसलिए कि हम उनके डिफॉल्टर्स नहीं हैं, हम उनको बिजली का बिल पूरे का पूरा देते हैं और ये उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे पंपिंग स्टेशन में बिजली की फराहमी वो मुकम्मल मुमकिन बनाए। तो सर अब दोनों ऐसे काम जो मैं फ़ख्र से कहता हूँ मैंने किए, पानी की लाइन भी करवाई और लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए कनेक्शन भी करवाया। तो भाई अगर कराया तो लोगों के फ़ायदे के लिए कराया, कि मेरे घर का पानी, मेरे घर की बिजली तो से नहीं चलती है। तो मेरा ख्याल है कि तनकीद करने के लिए अगर कोई चीज़ें मुनासिब ले आया करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। हमारे दोस्त कह रहे थे कि गुलिस्तान जौहर में अंडरपास हम बना रहे हैं
और वो पता नहीं कैसे बना दिया हमने पूछे बगैर। सर ये अगर जौहर में रहते हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कभी खुद ईमानदारी से खड़े हों और ये बताएं कि पिछले 8-10 बरसों में गुलिस्तान जौहर की जितनी बड़ी सड़कें हैं वो किसने बनाई है? सिंध हुकूमत ने बनाई है। आपको खुश होना चाहिए इस बात पर कि हम वहां काम कर रहे हैं, वहां आबादी बढ़ रही है। वहां की तमाम मेन शाहराएं पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बना रही है। अगर वहां पे एक अंडरपास बनाया भाई, उससे अगर तकलीफ शहरियों को हो रही है तो मानते हो रही होगी, लेकिन उसको हम ठीक कर लेंगे। लेकिन तासुर ये देना कि पता नहीं एक काम हम कर रहे हैं और वो भी गलत कर रहे हैं, और उसकी पता नहीं हो रहा। किसी दोस्त ने कहा कि वो फ्लाईओवर तो सही बनाया, अंडरपास गलत। भाई अंडरपास ठीक बनाया वो, अब उस पर आपको एतराज था कि उस पर हमने वो पेवर्स क्यों लगा दिए और क्या कर दिए। तो पेवर्स भी लगते हैं दुनिया भर में और वो ख़राब हो जाता है। जो सड़क बनती है हमारे गले पड़ती है। हम तो खुद कोशिश करते हैं कि जहाँ मुमकिन हो पेवर लग सकते हो वहाँ पेवर लगाने चाहिए। हमारे अभी दोस्त पहले कहते थे कि हमें स्कीमें नहीं देते। अभी किसी दोस्त ने खड़े होकर कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने 8 अरब की स्कीमें हमें दी थी, जो स्कीमें रुल रही हैं। आप खुद मान रहे हैं कि दी थी। अब उसके अंदर इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम हैं, उसको बैठ कर सॉर्ट आउट किया जाता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं दिए। उन्होंने आपके रिकमेंडेशंस पर, आपके प्रपोजल्स पर वो पैसे अप्रूव कराए और आपको दिए, और आपने खुद अपने यहाँ अभी एडमिट किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो बार बार यहाँ से बात आती थी, कराची के 7 ज़िलों के अलावा पूरे सिंध में काम हो रहा है। मेरा ख्याल है कि मैंने ये बताया आपको कि कराची में भी शायद बाकी ज़िलों के मुकाबले में ज़्यादा काम हो रहा है। कराची के 7 ज़िलों में अगर आप शेयर निकालेंगे ना सर, शेयर कि किस ज़िले में कितना हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आपको सिंध के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे जिनके मुकाबले में आपको नज़र आएगा कि यहाँ हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। और ये कभी वो मलिर का हमें वो कहते थे, कभी बसलियारी का कहते थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमने काम पहले भी किया है, आइंदा भी करेंगे। और एक चीज़ फारूक साहब ने कहा कि जो तो ही तो चला कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन है वो मेयर है। मैं याद करा दूँ एक बात है, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, याद है आपको, और MQM का भी मुतालबा था। मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट जो है वो चेयरमैन होता था कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड का। और खैर हम खुद भी ये चीज़ें काफ़ी चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन ये आपका मुतालबा था कि मेयर को वो मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है जिस पे आप लोगों ने लिखा हुआ है, मेयर को कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड का चेयरमैन बनाए। वो नीचे और चीज़ें बहुत हो सकती हैं, लेकिन अब UC चेयरमैन को बोर्ड का चेयरमैन तो नहीं बनाएंगे ना, बोर्ड का चेयरमैन तो मेयर ही बनेगा। तो वो हमने बनाया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जो कारकर्दगी है उस पर ठीक है, शिकायत हो सकती है, बहुत बड़ा शहर है, मसाइल हो सकते हैं, लेकिन आज से 3-4 बरस पहले जब कचरे के अंबार ढेर लगे थे, जब ये काम DMCs का था, उसके बाद जब हमने शुरू किया तो उससे मवाजना करें ना हमारा कि क्या बेहतरी आई है। तो मैं कहता हूँ कि बेपनाह बेहतरी है, हम उसको और मजीद इंशाल्लाह ताला बेहतर करेंगे और काम आगे बढ़ाएंगे। मैं आखिर में एक सिर्फ चीज़ है बहुत ज़रूरी, वो कह के बात थोड़ी ख़त्म करता हूँ सर। के इलेक्ट्रिक ने आज के दिनों में भी शहरियों की ज़िंदगी अजाब में मुब्तला की हुई है। मैंने CM साहब से भी गुजारिश की है, उन्होंने कहा है कि वो बजट के सेशन में थोड़ा सा मसरूफ़ है, कोई वक्त निकालेंगे और के इलेक्ट्रिक का कोई बंदोबस्त हमें करना पड़ेगा। सर इस वक्त गर्मी शदीद तरीन है, बेपनाह गर्मी है, और इस गर्मी के दिनों में जिस बेरहमाना तरीके से वो लोड शेडिंग करते हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। देखिए मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इस बात पर कायम हूँ कि जो आपको के इलेक्ट्रिक वालों को बिल नहीं देता आप उसकी बिजली बंद कर दें। जो आपकी बिजली चोरी करता है आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं, हम आपकी इसमें मदद करेंगे। ये कोई इंसानियत नहीं है कि बिल एक ना भरे और लोड शेडिंग वो भी भुगते जो बिल भर रहा है। बिजली एक चोरी करे और सजा वो भुगते जो आपका बिल भर रहा है। ये जो मैंने बताया था ना कि इज्तिमाई सजा का कॉन्सेप्ट था फाटा में, किसी जमाने में सर दुनिया में कहीं नहीं, फाटा में होता था, वहां भी खत्म हो गया कि कोई एक शख्स अगर जुर्म करता था तो उसके पूरे खानदान के खिलाफ कार्रवाई होती थी, गिरफ्तार कर लेते थे, घरों को गिरा देते थे। वो सारी जो कलेक्टिव पनिशमेंट वाला जो निज़ाम था
कराची में के इलेक्ट्रिक ने वो आज के इस ज़माने में नाफिज किया हुआ है, कलेक्टिव पनिशमेंट वाला। और ये मैं समझता हूँ गैर इंसानी भी है, गैर आइनी भी है। इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। के इलेक्ट्रिक का निज़ाम ये इस तरह चल नहीं सकता। अगर उनकी खराबी है, उनकी खामी है कि उनके पास सिस्टम नहीं है कि वो बिजली चोरी वाले को सजा दे सकें, बिल न भरने वाले की बिजली काट सकें, तो ये कौन सा तरीका है कि सबकी बंद कर दो? ये इस तरह से चलेगा नहीं। मैंने सीएम साहब से गुजारिश की, मुझे उम्मीद है कि वो इस पर ज़रूर कोई ना कोई इजलास बुला के सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका।